सुप्रभात मित्रों, जैसा कि हमने आपको 12 जनवरी को घोषणा की थी कि हम इस YouTube चैनल पर आपको साइकोलॉजी और संस्कृत का पूरा संपूर्ण कोर्स यहाँ पर करवाएंगे। चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट और सेकंड की तैयारी कर रहे हो। आज हम यहाँ पर आपको फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं साइकोलॉजी की। इसमें हम ये चाहते हैं कि इस साइकोलॉजी में आपको कंप्लीट पूरा हो जाए, चाहे आप रीट के लिए करो, चाहे फर्स्ट ग्रेड के लिए करो, चाहे सेकंड ग्रेड के लिए करो, तीनों का मैटर कंप्लीट हो जाएगा। आपको अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और लास्ट में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इसके साथ साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी हम मतलब ऑनलाइन टेस्ट के रूप में लेंगे, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकेंगे। वो आपको जैसे ही स्टार्ट किया जाएगा आपको उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम साइकोलॉजी की पहली क्लास में आपके सामने उपस्थित हैं। इसमें हम आपको आज विशेष रूप से जो शिक्षा मनोविज्ञान है, इसमें से हम शिक्षा शब्द को लेकर के आज बात करेंगे। हम आपको बिल्कुल जीरो स्तर से बताएंगे और जहां जहां एग्जाम्स में सवाल पूछे गए हैं उन सभी को यहां पर शामिल किया जाएगा। इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। संस्कृत और साइकोलॉजी, इनके अलावा और भी सब्जेक्ट रहेंगे, लेकिन विशेष रूप से इन दोनों पर हम फोकस करेंगे क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा नंबर लाने की गुंजाइश रहती है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट होती है। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे हम जब भी आपको नया क्लास स्टार्ट करेंगे तो आपको उसकी सूचना मिल जाएगी। तो चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, आपको पता है कि शिक्षा मनोविज्ञान को समझना बहुत ज्यादा होता है। इसमें रट्टा लगाने वाली चीजें बहुत कम होती हैं। इसलिए हमने यहाँ पर प्रयास किया है कि इस तरह से आपको नोट्स तैयार करें जिससे आपको अलग से कुछ ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सारा कुछ इसी में आपके शामिल हो जाएगा। आपको अलग से कुछ लाने की या कुछ किताब इत्यादि पढ़ने की आपको, जहां तक हम समझते हैं, आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें हमने एक एक चीज को शामिल कर दिया है। एग्जाम्स में कहां कहां से सवाल आए वो भी यहां पर हम शामिल कर देंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा, फिर हम बात करेंगे मनोविज्ञान की, फिर बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान दोनों की। तो साथ ही सबसे पहले हम शिक्षा शब्द का अर्थ समझते हैं। तो इसमें लिखा है कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से होती है, जिसका अर्थ सीखना या विद्या प्राप्त करना होता है। यानी कि जो शिक्षा शब्द है हमारा, इस शिक्षा शब्द का अर्थ होगा सीखना या फिर विद्या प्राप्त करना। जैसे कि हम अनेक जगह से विद्या प्राप्त करते हैं, अनेक जगह से सीखते हैं, क्योंकि सीखने का कोई स्थान फिक्स नहीं होता है, हम कहीं से भी सीख सकते हैं। तो ये आपका शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हो गई। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से एक बार सवाल आया था कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। तो आपको शिक्ष धातु से आपको ध्यान रखना है। शिक्ष धातु संस्कृत की धातु है, जिसका अर्थ होता है सीखने के लिए या सीखना या फिर विद्या प्राप्त करना। आगे इसमें कह रहे हैं कि इसको अंग्रेजी में हम एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, यानी शिक्षा को हम अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। अब एजुकेशन की उत्पत्ति के विषय में हम बात करते हैं, क्योंकि यहां से भी आपका प्रश्न अनेक बार पूछा गया है एग्जाम्स में। देखो, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम से हुई है। किससे हुई है? एडुकेटम से। यह एडुकेटम शब्द है। इस एडुकेटम शब्द से आपकी एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। अब हम एडुकेटम शब्द कहां से निकला है उसकी भी चर्चा करेंगे। एडुकेटम शब्द का मतलब क्या है उसकी भी चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। जहां जहां से प्रश्न बन सकते हैं सब जगह से हमने आपको यहां पर बताने का प्रयास किया है। एडुकेटम शब्द का अर्थ निकलेगा उठाना या फिर शिक्षित करना या फिर सामने लाना या फिर अंदर से बाहर निकालना। तो इसका मतलब यह हो सकता है कि बालक के अंदर जो छुपी हुई अंतर्निहित शक्तियां होती हैं, उन अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना, उनको शिक्षित करना, सामने लाना, अंदर से बाहर निकालना, फिर उनको एक सही मार्ग की तरफ, एक सही रास्ते की तरफ उनको विकसित करने का काम शिक्षा के माध्यम से होता है। और कैसे करना है इसमें हमारी सहायता मनोविज्ञान करता है। चलिए, अब आगे हम इसको और समझते हैं, इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। एडुकेटम को, एडुकेटम जो शब्द है हमारा, ये दो शब्दों से मिलकर के बनता है। एक तो है एडुकेयर और दूसरा है एडुशियर। ठीक है, एडुकेटम शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है, यहां से भी आपका प्रश्न बन जाता है। तो आपको जवाब में देना होगा एडुकेयर एंड एडुशियर। अब यहां देखेंगे कि एडुकेयर का अर्थ होता है आगे बढ़ाना
और एडुसियर का अर्थ होता है बच्चों विकसित करना। तो अब दोनों का एक साथ अर्थ निकालेंगे तो अर्थ हो जाएगा आगे बढ़ाना और फिर उसको विकसित करना, आगे बढ़ाते हुए विकसित करना। मतलब हम इसको शॉर्ट रूप में कह सकते हैं कि हर बालक या हर व्यक्ति के अंदर कुछ अंतर्निहित शक्तियां होती हैं, उन अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करना या आगे बढ़ाने का जो कार्य होता है वो शिक्षा के माध्यम से होता है, या फिर हम यूं कहें कि शिक्षा के माध्यम से व्यवहार में परिमार्जन होता है, व्यवहार में संशोधन होता है, व्यवहार में परिष्कार होता है, व्यवहार में उन चीजों को विकसित किया जाता है जो नहीं हैं, उन चीजों को सिखाया जाता है। ऐसे आप समझ सकते हैं। आगे लिखते हैं कि कुछ विद्वानों के अनुसार एजुकेशन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कि उन्होंने अलग बताया है। कैसे? एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति उन्होंने कहा कि ई और ड्यूक से हुई है, ई और ड्यूक से हुई है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं, ठीक, और कुछ लोग एडुकेयर और एडुसियर से मानते हैं। दोनों बात हमने यहां पर आपके सामने रखी। अब यहां पर कह रहे हैं कि ई प्लस डी को, ये प्रश्न भी साथियों कई बार आया हुआ है एग्जाम्स में, आप चेक कर सकते हैं। तो यहां पर ई से तात्पर्य है अंदर से और ड्यूको से तात्पर्य है बाहर निकालना। अर्थ सेम हो गया, जैसा कि हमने अभी ऊपर बताया था वैसा ही अर्थ यहां पर भी हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। आगे देखिए यहां पर लिखते हैं कि इस प्रकार से अब हमने समझ लिया, शब्द की उत्पत्ति समझ ली हमने, व्युत्पत्ति समझ ली हमने। अब अर्थ की तरफ चलते हैं कि आखिर इसका अर्थ क्या निकलेगा। अब यहां से हम कह रहे हैं कि इस प्रकार शाब्दिक दृष्टि से यदि हम देखें तो एजुकेशन का अर्थ हो जाएगा अंदर से बाहर करना, अर्थात बालक में जो शक्तियां व ज्ञान है उसको बाहर प्रकट करना शिक्षा है। हमने अभी बताया कि हर बालक में कुछ शक्तियां होती हैं, कुछ उनके अंदर क्वालिटी होती हैं, उनको बाहर निकालना, उन शक्ति या ज्ञान को बाहर प्रकट करने का काम शिक्षा करती है और उनमें परिमार्जन का काम शिक्षा करती है। ये सारा काम कैसे करना है, इसमें सहायता मनोविज्ञान करती है, क्योंकि मनोविज्ञान के पास साथियों नियम और सिद्धांत होते हैं जैसे किसी भी विज्ञान में होते हैं। क्लियर है? हम यहां पर प्रयास करेंगे कि आपको बहुत सरल तरीका से समझ में आएगा और हम जहां जहां पर कठिनता रहेगी वहां पर आपको ट्रिक्स बना करके बताएंगे, जिससे आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा मैटर। आगे चलिए, आगे कहते हैं कि शिक्षा ने मनुष्य को सामाजिक मान्यताओं के अनुसार विकसित करने में विशेष योगदान दिया है। बिल्कुल सत्य कहा। शिक्षा ने मनुष्य को सामाजिक मान्यताओं के अनुसार, हम जानते हैं कि हमारी समाज में बहुत सारी मान्यताएं होती हैं, उन मान्यताओं के अनुसार विकसित करने का विशेष योगदान शिक्षा का है। ठीक है, आगे आगे कह रहे हैं कि शिक्षा का विभिन्न मतों में अर्थ। अब हम आगे अलग अलग मतों के अनुसार ये जानेंगे कि आखिरकार शिक्षा का मतलब क्या है। अभी हमने समझ लिया, उत्पत्ति व्युत्पत्ति के साथ में सब कुछ क्लियर हो चुका है, लेकिन अब अलग अलग कुछ मत और भी हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। यहां सबसे पहले हम कह रहे हैं महात्मा गांधी ने शिक्षा को सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया माना है। ये बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही है। गांधी जी के अनुसार कहा गया है कि शिक्षा सर्वांगीण विकास की प्रोसेस है, यानी कि शिक्षा के माध्यम से ही सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण से तात्पर्य आप समझ गए होंगे, चौमुखी विकास, सभी प्रकार का विकास, जिसमें मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ठीक है, आपका और जितने भी सामाजिक विकास है, ठीक है, अनेक प्रकार के जितने भी विकास हमारे होते हैं वो सारे विकास सर्वांगीण विकास के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो ये तो गांधी जी के द्वारा ऐसा कहना है। इसके बाद में इसमें कह रहे हैं कि प्राचीन काल में भारतीय जो मनीषी लोग थे, विद्वान लोग जो थे, उनका कहना था कि सा विद्या या विमुक्तये कह करके शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसका मतलब हो गया साथियों कि सा विद्या या विमुक्तये, यानी कि विद्या वही है या शिक्षा वही है जो मुक्ति दिलाए, यानी कि जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो, जिससे मोक्ष मिले या मुक्ति मिले, वही विद्या है। और विद्या का मतलब यहाँ शिक्षा से है। तो पहले के जो प्राचीन विद्वान हुआ करते थे या मनीषी हुए थे, उन्होंने ये कहा कि जो शिक्षा है ये मुक्ति का साधन है, मोक्ष का साधन है। ठीक है, तो ऐसे करके हमने बात करी गांधी जी के अनुसार और हमने बात करी प्राचीन काल में क्या मत था, उनका मानना क्या था। अब आगे हम यूं कह सकते हैं साथियों कि इसके अत्यधिक महत्व के कारण, किसके, शिक्षा के अत्यधिक महत्व के
कारण मनुष्य का तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि शिक्षा का हमारे जीवन में सब जगह पर कितना महत्व है, इसको तो हम सब बखूबी जानते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है कि इसके अत्यधिक महत्व के कारण, शिक्षा के अत्यधिक महत्व के कारण इसको तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। यहाँ पर लिखा भी है संस्कृत में कि ज्ञानम मनुजस्य तृतीयम नेत्रम, यानी जो ज्ञान है वो मनुष्य का तीसरा नेत्र है। मनुष्य का तीसरा नेत्र ज्ञान है। तभी तो कहते हैं कि इसकी तीसरी आंख यदि खुल जाए तो फिर चारों तरफ उजाला ही उजाला हो जाएगा। वो आपकी ज्ञान रूपी आंख है। ठीक है, इसलिए इस आंख का खुलना नितांत आवश्यक होता है साथियों। अब देखते हैं आगे शिक्षा के विषय में जॉन डीवी और जॉन एडम्स ने क्या कहा है, उनको भी समझ लेते हैं, क्योंकि यहां से आपके प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। क्योंकि हमने वो सारी चीज शामिल करी हैं जहां जहां से प्रश्न पूछे गए हैं। सामान्य जो बातें हैं वो तो हम आपको समझा ही रहे हैं, लेकिन सारी विशेष बातों को भी यहां पर शामिल किया है। इसलिए पूरा टॉपिक कंप्लीट देखना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस पर डेली क्लास मिलेगी आपको और पूरा कोर्स आपको करवाया जाएगा। बीच में आपको बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाएगा, इसलिए आप लगातार चलते रहना साथ साथ में। अब देखिए यहां पर जॉन डीवी जो हैं उनके अनुसार क्या कहा गया है। इसको जॉन डीवी की जगह जॉन ड्यूवी ऐसा भी लिखा जाता है, जैसे जॉन ड्यूवी, ठीक है, ऐसा भी लिखा जाता है। अब यहां पर हम देख रहे हैं जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा जो है वो त्रिमार्गीय प्रक्रिया है, ऐसा इनका मानना है। अब इसमें त्रिमार्गीय में उन्होंने ये बताया है, देखिए सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई एक तो शिक्षा है, एक छात्र होता है और एक पाठ्यक्रम होता है। इन तीनों के मध्य में या आपस में अंतःक्रिया चलती रहती है, प्रोसेस चलती रहती है। ये शिक्षा की त्रिमार्गीय प्रक्रिया को बताने वाले हैं। प्रश्न आया था कि शिक्षा की त्रिमार्गीय या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किससे संबंधित है, तो आपका उत्तर होगा जॉन ड्यूवी से संबंधित है। अब त्रिमार्गीय प्रक्रिया में उन्होंने क्या क्या बताया, तो शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। दूसरा प्रश्न ये बना था इसमें से कि भाई इन तीनों मार्गों में, इन तीनों के अंदर जो स्वतंत्र चर है वो कौन सा है, तो ध्यान रखना है स्वतंत्र चर शिक्षक है। इसके अलावा आश्रित चर छात्र है और मध्यस्थ चर पाठ्यक्रम है। यहां से भी प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ध्यान में रखना है कि शिक्षक तो आपका स्वतंत्र चर है, क्योंकि शिक्षक इस प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला होता है, जबकि छात्र जो होता है वो डिपेंड रहता है शिक्षक पर। ठीक है, और बीच में इन दोनों के बीच में जो प्रक्रिया होती है उसका नाम है पाठ्यक्रम, क्योंकि इनके बीच में जब जैसे मान लो आप हैं और मैं हूं, ठीक है, मैं शिक्षक हूं, आप विद्यार्थी हैं, तो हमारे बीच में जो है वो पाठ्यक्रम ही तो है, उसको लेकर ही तो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको कहेंगे मध्यस्थ चर, बीच वाला चर। ठीक, ऐसे। अब चलते हैं आगे। तो ये आपको याद रखना है, जॉन डीवी ने त्रिमार्गीय प्रक्रिया बताई है, जिसमें शिक्षक है, छात्र है, पाठ्यक्रम है। शिक्षक स्वतंत्र चर है, छात्र आश्रित चर है, पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर है। ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे। अब इसमें इसी को जॉन एडम्स जो हैं यहां पर थोड़ा अलग तरीका से बता रहे हैं। उन्होंने द्विमुखी प्रक्रिया बताई है साथियों। कौन सी? द्विमुखी। अब इन्होंने एक को हटा दिया है, किसको? पाठ्यक्रम को हटा दिया। इन्होंने कहा कि शिक्षक और छात्र बस ये दो ही हैं, इनके बीच में ही चलता रहता है सारा, मतलब इंटर कनेक्टिंग, यानी कि इन दोनों के मध्य जो अंतःक्रिया होती रहती है वो सब सिस्टम शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो इनका मानना है कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। तो प्रश्न आ सकता है कि द्विमुखी प्रक्रिया से संबंधित कौन है, तो जॉन एडम्स आपको ध्यान रखना है। द्विमुखी प्रक्रिया में कौन कौन से फैक्टर आते हैं, तो एक तो शिक्षक आएगा और एक छात्र आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब साथियों, हम अब तक की इस क्लास से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्राचीन काल में जो शिक्षा थी वो द्विमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत चलती थी, यानी कि वहां पर शिक्षक केंद्रित मामला होता था। पहले जो गुरुकुल या आश्रम इत्यादि में जो क्लासें चलती थी, आपको पता होगा कि जैसे कोई गुरुकुल है, अब इस गुरुकुल में छात्र बैठे रहते हैं और गुरुजी यहाँ से पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर गुरुजी ही स्वतंत्र हैं। गुरुजी अपने ही हिसाब से यहाँ पर देखेंगे छात्रों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वहां इतना कोई बात मैटर नहीं करती थी। लेकिन आज की स्थिति चेंज हो चुकी है। यदि बच्चों की समझ में नहीं आ रहा है, बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है, बच्चों की रुचि नहीं है, तो गुरुजी को नहीं पढ़ाना चाहिए, ऐसा आज का मत है और ऐसा होता भी है।
क्योंकि मनोविज्ञान यही तो कहता है। लेकिन पहले जो सिस्टम था वो यही था, शिक्षक ने बोल दिया, बच्चों ने सुन लिया, बच्चों ने बोल लिया। पहले पारायण हुआ करता था, अभ्यास हुआ करता था, ग्रंथ के ग्रंथ रट लिए जाते थे, तो वहां पर केवल याद करने पर जोर दिया जाता था। तो एक प्रोसेस थी वहां पर पारायण वाली, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी चीज याद करनी है तो उसका पाठ करते रहते, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, पाठ कर रहे हैं, टीचर ने पाठ किया, बच्चे पाठ कर रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, लगातार बोले जा रहे हैं, ये सिस्टम रहता था। तो वहां पर शिक्षक अपने हिसाब से ही करता था, जो उसको उचित लगता था, जो उसके हिसाब से सही लगता था, वैसे ही चलता रहता था। तो वो शिक्षक पर आधारित थी, शिक्षक केंद्रित था मामला। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि आधुनिक समय में, आधुनिक काल में जो शिक्षा है वो त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें बाल केंद्रित प्रक्रिया मानी जाती है। तो यहां पर बालक को आधार बिंदु बना करके कार्य किया जाता है। आप जानते होंगे कि बाल केंद्रित प्रक्रिया के अंतर्गत जो बालक होता है वो सर्वोपरि होता है। जैसे मान लो आप पढ़ा रहे हैं, यानी हम पढ़ा रहे हैं मान लो कि, और बच्चों की रुचि नहीं है, बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारा इंटरेस्ट नहीं है, आज हमारी रुचि नहीं है, तो फिर हम नहीं पढ़ाएंगे। क्योंकि ऐसी स्थिति में यदि हम उनको कितना भी अच्छा पढ़ा दें, कितने भी अच्छे तरीके से उनको समझा दें, लेकिन 1% उनकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो तत्पर नहीं है, वो तैयार नहीं है, उनकी रुचि नहीं है। आपने साइकोलॉजी में एक प्रसिद्ध लाइन सुनी होगी कि हम घोड़े को तालाब तक जबरदस्ती खींचकर ले तो जा सकते हैं, लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते कि नहीं तेरे को पानी पीना ही पड़ेगा, कैसे नहीं पिएगा, ये ले पी, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो तत्पर नहीं है, वो तैयार नहीं है, उसकी रुचि नहीं है। जब बच्चों की रुचि नहीं हो, बच्चे तत्पर नहीं हो, तैयार नहीं हो किसी काम के लिए, तो फिर हम जबरदस्ती उनसे वो काम नहीं करवा सकते। ये साइकोलॉजी भी मानता है इस बात को, और ये बात यहां पर फैक्ट है। इसलिए उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा की बात करी है आधुनिक समय में, ठीक है। यानी बच्चों के अकॉर्डिंग चलना होता है, बच्चों को एक सेंटर में रख करके हमें आगे प्रोसेस को बढ़ाना होता है, ठीक। ऐसे बच्चों को समझना पड़ता है पहले, भाई बच्चे किस हिसाब से पढ़ना चाह रहे हैं, बच्चों को कौन सी विधि सही रहेगी, बच्चों को किस आधार पर पढ़ाना चाहिए, किस लेवल से उनको पढ़ाना चाहिए। क्योंकि कक्षा के अंदर बच्चे एक समान नहीं होते हैं, उनमें कुछ बच्चे होशियार भी होते हैं, कुछ मध्यस्थ वाले होते हैं, बीच वाले होते हैं, और कुछ कमजोर भी होते हैं, और कुछ बहुत कमजोर भी होते हैं। उन सबको मैनेज करके चलना पड़ता है। आगे देखते हैं। तो अब तक की बात आपको आशा करते हैं समझ में आ गई होगी अच्छे से। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, इसलिए एक एक चीज को बिल्कुल अच्छे से विश्लेषण करके आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, और जहां जहां से प्रश्न बन सकते हैं वहां आपको बताया भी जा रहा है। जैसे टॉपिक होगा लास्ट में आपको टेस्ट भी लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी शिक्षा है उसके कितने प्रकार हैं। तो चलिए साथियों, हम शिक्षा के प्रकारों की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, स्क्रीन पर देख रहे हैं शिक्षा के प्रकार। तो साथियों, यहां पर शिक्षा के 3 प्रकार बताए जाते हैं, यानी कि 3 प्रकार की शिक्षा मानी जाती है। सबसे पहली शिक्षा हमारी औपचारिक शिक्षा, दूसरी शिक्षा है अनौपचारिक शिक्षा, और तीसरी और लास्ट है निरौपचारिक शिक्षा। सबसे पहले हम बात करेंगे औपचारिक शिक्षा की। औपचारिक शिक्षा क्या है? देखिए यहां पर लिखा है कि ऐसी शिक्षा जिसके उद्देश्य निश्चित होते हैं एवं परिस्थितियां भी निश्चित होती हैं, औपचारिक शिक्षा हम उसको कहते हैं। या फिर आप इसको यूं समझ सकते हैं कि जो शिक्षा निर्धारित समय और निश्चित स्थान पर दी जाए उसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। साथियों, ऐसे समझ लो, औपचारिक शिक्षा का मतलब जो कि आप स्कूल में प्राप्त करते हैं, कॉलेज में प्राप्त करते हैं, जहां पर स्थान निश्चित होता है, आपका एक पाठ्यक्रम निश्चित होता है, एक उद्देश्य उसमें फिक्स रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं, वो शिक्षा आपकी औपचारिक शिक्षा कहलाती है। जैसे मान लो आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो रीट की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपका सब कुछ फिक्स रहता है, ठीक है, यानी कि आपका सिलेबस फिक्स रहता है। यदि आप किसी कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग में स्थान फिक्स रहता है। अब कोई विशेष परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, वो अलग बात है, लेकिन इसमें कुछ स्थितियां फिक्स रहती हैं, उद्देश्य हमारा फिक्स रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं, तो वो हमारी औपचारिक शिक्षा में आता है सब, ठीक है। अब आगे दूसरी हमारी जो शिक्षा है वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। अनौपचारिक शिक्षा में ये चीजें फिक्स नहीं होती हैं। तो यहां कह रहे हैं कि ऐसी शिक्षा जिसका समय व स्थान निश्चित ना हो उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे कि व्यावहारिक शिक्षा होती है या परिवार के द्वारा प्रदत्त शिक्षा होती है। हम अनौपचारिक शिक्षा को व्यावहारिक शिक्षा भी कहते हैं, जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा
काम आने वाली शिक्षा है व्यवहारिक शिक्षा। फ्रेंड्स, जो किताब से हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो आप जैसे उसको एग्जाम्स को लेकर के हम उसको तैयार करते हैं, लेकिन अनौपचारिक जो शिक्षा होती है वो हमारे पूरे जीवन को लेकर के चलती है, हमारे पूरे जीवन को बनाने वाली शिक्षा होती है। कैसे व्यवहार करना होता है, कहां पर किस प्रकार से अपने को मैनेज करना होता है, ये सारी चीजें इसमें सिखाई जाती हैं। अब ये ऐसी शिक्षा कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है, किसी से भी प्राप्त की जा सकती है, कभी भी प्राप्त की जा सकती है। अच्छी बातें सीखने के लिए कोई स्थान नहीं होता है, कोई फिक्स व्यक्ति नहीं होता है। अच्छी बातें आप हमसे भी सीख सकते हो, आप कहीं से अखबार से सीख सकते हो, किसी छोटे बच्चे से सीख सकते हो, आपके किसी दोस्त से सीख सकते हो, आपके किसी फ्रेंड से सीख सकते हो, घर वालों से सीख सकते हो, किसी से भी सीख सकते हो, कभी भी सीख सकते हो। आपको रात्रि में कोई अच्छी बात मिली तो वहां से भी सीख सकते हो, कोई बात कर रहे हैं दोस्त आपस में मिलके, वहां कोई अच्छी बात मिली तो वहां से ग्रहण कर सकते हो। कहीं पर आप जा रहे हो, रास्ते में कोई किसी दीवार पर कोई अच्छी बात लिखी हुई है वो आप पढ़ सकते हो, उसमें से आपने ज्ञान ग्रहण कर लिया। ऐसे आप सब जगह से जो ज्ञान बटोर रहे हैं ना, और हमारे जीवन में वो काम आ रहा है, वो हमारा व्यवहारिक ज्ञान है। उसको कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा, जिसके लिए कोई स्कूल इत्यादि नहीं होते हैं सिखाने के लिए। ऐसे अब इसके बाद में एक हमारी लास्ट होती है निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा में उद्देश्य तो निश्चित होता है, लेकिन इसकी जो परिस्थितियां होती हैं वो अनिश्चित होती हैं। साथियों, आपको ऐसे समझना है कि पत्राचार और दूरस्थ शिक्षा जो होती है वो हमारी निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। ठीक है, यानी पत्राचार के माध्यम से कुछ लोग करते हैं, दूरस्थ जो डिस्टेंस एजुकेशन होता है जैसे इग्नू के माध्यम से लोग कर रहे हैं, BMOU के माध्यम से कर रहे हैं, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से। तो ऐसे जो कोर्स होते हैं, इस प्रकार की जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं, ये निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि निरौपचारिक शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है, औपचारिक शिक्षा क्या है। तो यहां तक की बातें आपको सबको क्लियर हो गई होंगी। कोई भी आपका डाउट रहता है, कोई प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट के रूप में पूछ सकते हैं, आपके प्रश्न का जवाब जरूर दिया जाएगा। अब चलते हैं हमारी लास्ट, इसमें हम परिभाषाओं की बात करते हैं, क्योंकि कई बार परिभाषाओं से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ हम आपको उन परिभाषाओं को बता रहे हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम्स में पूछी गई हैं। उन परिभाषाओं को यहाँ पर जिक्र करेंगे। देखिए, शिक्षा की परिभाषाएं, ये हमारा टॉपिक है, शिक्षा की परिभाषाएं। साथ ही सबसे पहली एक हमारी परिभाषा है यहाँ डगलस व हॉलैंड। डगलस व हॉलैंड ने क्या परिभाषा दी है, परिभाषा को समझते हैं। इन्होंने कहा कि शिक्षा शब्द का प्रयोग सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो व्यक्ति के जीवन काल में होते हैं। ये डगलस और हॉलैंड महोदय ने कहा है। क्या कहा कि जो शिक्षा शब्द है हमारा, इस शिक्षा शब्द का जो प्रयोग है वो सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी कि हमारे अंदर जितने भी परिवर्तन होते हैं, चाहे वो किसी भी एंगल से हैं, चाहे वो मानसिक परिवर्तन है, शारीरिक परिवर्तन है आपके, चाहे वो आपके सामाजिक परिवर्तन है, चाहे वो किसी भी प्रकार का परिवर्तन है, उन सभी प्रकार के परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए इसमें हम प्रयोग करते हैं शिक्षा शब्द का। व्यक्ति के पूरे जीवन काल में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं उन सबको शामिल किया जाता है। तो ये परिभाषा डगलस व हॉलैंड ने दी है। ठीक है, ऐसे आपको इसको ध्यान रखना है। 2-4 बार आप पढ़ोगे तो आपको ये परिभाषा याद हो जाएंगी, कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है। आपको इसमें याद रख लेना है कि सब परिवर्तनों को व्यक्त करने का काम किसने कहा है, डगलस हॉलैंड ने। ठीक है, डगलस, ऐसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में स्वामी विवेकानंद जी की परिभाषा है। इन्होंने कहा कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति शिक्षा है। ठीक है, एक तो इनकी ये परिभाषा है। इन्होंने कहा कि मनुष्य में जो अंतर्निहित पूर्णता है उसकी अभिव्यक्ति, अंतर्निहित पूर्णता, हर व्यक्ति के अंदर छुपी हुई या अंतर्निहित कुछ पूर्णता है, उसको बाहर निकालना, उसको अव्यक्त करना, ये शिक्षा है। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी का मानना है। तो आप बात समझ गए होंगे। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि हर बालक में कुछ अंतर्निहित शक्तियां होती हैं। इन शक्तियों को अभिव्यक्त करना या इनको बाहर निकालने का जो काम है वो शिक्षा का है। ठीक है, और कैसे निकालना है इनको बाहर, कैसे इनको विकसित करना है, ये कार्य मनोविज्ञान करवाता है। इसके बाद में डॉक्टर राधाकृष्णन ने क्या परिभाषा दी है, इनकी परिभाषा है शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा अनुर्वर और अपूर्ण है, ऐसा राधाकृष्णन के द्वारा कहना है। समझ गए बात को। इन्होंने कहा कि शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए, यानी कि वही शिक्षा अच्छी मानी जाती है जो मनुष्य और समाज का निर्माण करती हो, जो मनुष्य को तोड़ती हो, समाज को तोड़ती हो, जो जोड़ने का काम नहीं करती है, वो शिक्षा नहीं है। इस कार्य को किए बिना शिक्षा अनुर्वर और अपूर्ण कहलाती है। अनुर्वर का मतलब होता है बिना उपजाऊ वाला।
यानी जो बिना उपजाऊ वाली भूमि होती है ना, उसको अनुर्वर कहते हैं। जो उर्वरता जिसमें नहीं होती है, जिसमें गुण नहीं होते हैं, और वो अपूर्ण कहलाती है, जिसमें पूर्णता का अभाव होता है, जो पूर्ण नहीं होती है, उसको कहते हैं अपूर्ण। ठीक है, तो ऐसे करके राधा कृष्णन जी का ये कहना है। तो ऐसे करके हमने राधा कृष्णन जी की परिभाषा अभी समझी। अब एक परिभाषा है फ्रेंडसन की। फ्रेंडसन की क्या परिभाषा है, चलिए देख लेते हैं। इनका कहना है कि आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। यानी कि जो आधुनिक शिक्षा है, इसका जो संबंध है वो एक तो व्यक्ति से है और एक समाज, इन दोनों के कल्याण से है। यानी कि जो शिक्षा व्यक्ति और समाज इन दोनों का कल्याण करे वो आधुनिक शिक्षा है, ऐसा फ्रेंडसन का मानना है। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद में अगली परिभाषा फ्रोवेल की है। फ्रोवेल का मानना है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी शक्तियों का विकास करता है। बिल्कुल सही बात है, ये फ्रोवेल का कहना है। क्या है कि शिक्षा जो है एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के द्वारा एक बालक अपनी शक्तियों का विकास करता है, उसके अंतर्निहित जो कुछ शक्तियां होती हैं उनको विकसित करता है और फिर उनको अभिव्यक्त करता है, अपने व्यवहार में प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये फ्रोवेल ने कहा है। इसके बाद में हम आगे देख रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की परिभाषा। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है। इनका कहना है कि शिक्षक उस दीपक की तरह है जो खुद जलता रहता है और दूसरों को भी प्रज्वलित करता है। दूसरों से तात्पर्य यहाँ पर स्टूडेंट से है, छात्र से है। इनका कहना है कि शिक्षक उस दीपक की तरह है जो खुद तो जलता रहता है और दूसरों को भी जलाता है, प्रज्वलित करता है। ठीक है, उनको भी प्रज्वलित करने की ताकत देता है, उनको भी प्रज्वलित करने का प्रयास करता है, ये शिक्षक होता है। यानी कि ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है। तो ये परिभाषा उनको, तो इस प्रकार से ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की परिभाषा आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही सुंदर परिभाषा है। अब लास्ट परिभाषा महात्मा गांधी जी की है, जो कि बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है। कह रहे हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है, ऐसा इनका कहना है। अब देखिए साथियों, यहां पर हम संक्षिप्त में कह सकते हैं कि व्यक्तित्व के सर्वांगीण या संतुलित विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। समझ गए? यानी कि व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास और संतुलित विकास की जो प्रोसेस है उसी को हम शिक्षा कहते हैं। शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक सतत रूप से जारी रहती है, चलती रहती है। सीखने की प्रक्रिया या शिक्षा की प्रक्रिया कभी भी बंद नहीं होती है, ये हमें समझना है। तो इस प्रकार कंक्लूजन में, संक्षिप्त रूप में हम यहां पर ये सार रूप में कह सकते हैं कि व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास और संतुलित विकास की प्रोसेस है शिक्षा। तो इस वीडियो में, आज के इस क्लास में साथियों, हमने समझा शिक्षा क्या है, शिक्षा की क्या परिभाषा है, जॉन एडम्स और जॉन डीवी ने क्या इसमें बताया है शिक्षा के विषय में, जो मुख्य परिभाषा है वो क्या है। ठीक है, शिक्षा जो शब्द है हमारा, वो किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति होती है, किस प्रकार से उसका अर्थ निकलता है, ये सारी बात हमने की है। शिक्षा के प्रकार कौन कौन से हैं, ये सारी चर्चा हमने की है। और यहाँ से आपका निश्चित रूप से प्रश्न बनेगा। यदि शिक्षा टॉपिक से कोई सवाल आता है तो इनमें से आपका सवाल गारंटी से आ जाएगा। और जितनी भी एग्जाम्स में सवाल आए हैं उनको भी हमने यहां शामिल करने का प्रयास किया है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। लगातार आपकी क्लासें चलती रहेंगी। अब जो हमारी अगली क्लास होगी वो शिक्षा के बाद में, अब इसके बाद में अगली क्लास हमारी और भी शानदार होगी। अच्छे से सभी क्लासों को आप देखते रहना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। क्योंकि साथियों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको सब कुछ निःशुल्क दे रहे हैं, इसलिए आप फायदा उठाएं, अच्छे से अपनी तैयारी को करें और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। कहते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। इसलिए आपको एक जज्बा बनाए रखना है, अपने अंदर एक लगन होनी चाहिए आपको कुछ प्राप्त करने की, कुछ प्राप्त करने की, कुछ पाने की। वो लगन या वो आग आपकी हमेशा प्रज्वलित रहनी चाहिए। निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। तो आज की क्लास में आप सबका एक बार हम स्वागत करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारतम, वंदे मातरम।